पांडे जी कहते हैं, अभी इंटरव्यू किया हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश जी ने ठगा नहीं, ऐसा भी बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो धड़ा है, कुछ धड़ा नाराज चल रहा है, कुछ बहुत सारी बातें ऐसी बोल जा रहा है जो सुनने में कर्कश लग रही हैं कि मतलब वोरा जी को हरा के मानेंगे। ये माइक आपको देता हूँ, पत्रकार होने के नाते निष्पक्षता से बताइएगा कि दुर्ग की जनता किधर जाएगी। देखिए, माइक पकड़िए। नहीं, मैं माइक पकड़ लेता हूँ। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था। वो उस समय उनको विकास करने का मौका मिला तो कुंभकर्ण नींद में सो रहा है। इतनी सारी अपराध की श्रृंखला बढ़ी, इतना नशा बढ़ा, तो इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं रहा। बदल गया। नहीं, बदलना मान लीजिए, देखिए ये जो बदलना है ये परिपाटी है, समय के अनुसार लगातार बदलना चाहिए। तो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, इतनी तो भाजपा बोलती सदस्य संख्या में तो हम सबसे ज्यादा हैं, विश्व के तो सबसे बड़ी पार्टी हम। मैं कह रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में केंद्र सरकार से पैसा मिला क्या? फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। लेकिन भैया सुनिए ना, अरे तो पूरा इंटरव्यू बिना सवाल के खत्म हो जाएगा। पूरा की बात बता रहा हूँ, सुनिए ना। देखिए, सत्ता के सिंहासन में अगर हीरे मोती और मखमली ताज लगे होते हैं तो सत्ता का सिंहासन ऐसे ही नहीं खड़ा होता। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कांटों की डगर होती है जिसमें चलना होता है। अभी चुनाव है तो चुनाव पे अब नेताओं का समय आ चुका है, कांटों की डगर पे चलना है, गली गली घूमना है, लोगों के पास जाना है, अपने लिए वोट मांगना है। ऐसे एक नेता हैं, दुर्ग की सीट पे मैं बात कर रहा हूँ, जो बहुचर्चित सीट रही है और यहाँ से अक्सर अरुण वोरा जी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि उनको इस बार पार्टी ने बहुत लेट और बहुत सोच विचारने के बाद काफ़ी लेट टिकट दी उनको। अरुण वोरा जी से पूछते हैं कि क्या तैयारी है, कैसे हैं भैया? देखिए, पहली बात तो ये है, पार्टी ने लेट टिकट नहीं दिया है। 2 फेज़ में चुनाव होने हैं। पहले फेज़ में बस्तर का होना था और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका नाम शामिल था, क्योंकि बहुत से बस्तर के भी हैं। तो इसमें विलम्ब बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं, कुछ सीटों में जैसे वैशाली नगर हो गया, भिलाई नगर, आपकी सीट की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ये तय था कि सेकेंड फेज़ में बाकी नेताओं के नाम आएंगे, तो पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत पार्टी काम करती है। तो इसमें विलम्ब की या और कोई ऐसी कोई वजह नहीं है। देखिए, बीजेपी वाले जो हैं प्रत्याशी, जो गजेंद्र भैया हैं, उनको पहले टिकट दे दिए तो उनकी एक्सरसाइज तो शुरू हो गई, वो पैदल दौड़ना शुरू कर दिए। तो आपको अभी से वर्जिश करना पड़ेगा। आप जो थोड़ी डबल एनर्जी हो, कई वार्ड कवर कर चुके होंगे, अब आप आज या कल से शुरू हुआ होगा आपका। देखिए, कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। विश्व की तो नहीं है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। इतनी तो भाजपा बोलती है सदस्य संख्या में तो हम सबसे ज़्यादा हैं, विश्व के तो सबसे बड़ी पार्टी हम। मैं कह रहा हूँ ना, आप मानो ना, देश की आज़ादी का इतिहास ही कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं था। कांग्रेस पार्टी आज 135-40 साल पुरानी, तो वो मात्र 40 साल पुरानी है। कितना फ़र्क आया आप बताइए। और क्या पूछ रहे साहब? अच्छा, अब विकास कार्य तो हम लोग देखते रहते हैं। हाँ, दौड़ने की बात, थोड़ा सा दौड़ना की बात कर रहे हैं। हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने कभी भी दुर्ग विधानसभा को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया, चाहे वो किसी भी पद में रहे हों। लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि मतदाता ही सर्वोपरि है, कार्यकर्ता हमारी ताकत बनती है। तो उन्होंने एक परिवार जैसा माना। और बल्कि आप ये देखेंगे, जब वोरा जी यहाँ आते थे तो पूरे लोग अपने आप आते थे कि वोरा जी से मिलना है। तो एक परिवार के सदस्य के भांति उन्होंने उनको सेवा करने का अवसर दिया वोरा जी को। और टिकट का फेवर भी मिला आपको। सुनिए ना, मैं पूरी बात तो सुन लो। मुखिया बने तो उन्होंने जो कार्य किया, तो वो ने ये एक हमको
सिखाया कि दुर्ग विधानसभा हमारा परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं, यहाँ राजनीति नहीं की जाती, पारिवारिक संबंध रुकिए ना, सवाल तो लेने दीजिए। आज आप बहुत एनर्जी में लग रहे हो पूरा। सवाल नहीं लेने देंगे आप, लग रहा है नहीं सुन रहे हैं। तो बोरा जी ने परिवार जैसा माना। आपने जो बाहर बात कहा ना कि दौड़ने लग गए हैं, भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, अपने कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यक्रम है। मैं भी बोरा जी के बाद जब मैं आया तो मैं इस बात को समझ लिया था कि बोरा जी जैसे ही, बाबूजी जैसे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं चल पाऊंगा। तो अब मैंने अपने आप को उन्हीं के सांचे में ढाल लिया। मैं भी परिवार का सदस्य बन के रहा और मैं तो इस बात को कहने में सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं हिचकता। तिवारी जी महाराज सुनो ना, भैया सुनिए ना। अरे तो पूरा इंटरव्यू बिना सवाल के खत्म हो जाएगा। दौड़ने की बात बता रहा हूँ, सुनिए ना, अब मैं आ रहा हूँ ना उस सवाल पे आ रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, सुनिए ना, एक कुछ कटु सवाल है उनका भी। नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं दौड़ने वाली बात। अच्छा, दौड़ने, हाँ जल्दी भूल जाता हूँ, इंटरव्यू लंबा हो जाता है। नहीं, लंबा नहीं करूँगा मैं। लंबा नहीं करूँगा। आप 1-to-1 कर रहे हैं ना, तो मैंने भी उस परिपाटी का पालन किया। मैं जानता था कि बाबूजी के बताए रास्ते पर ही मैं चल सकता हूं, तो मैंने परिवार जैसा माना। और मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलता हूं कि दुर्ग विधानसभा के मतदाता हमारे भगवान हैं, जो हमको सेवा करने का अवसर देते हैं और हम सेवा करते हैं। तो वो अभी दौड़ रहे हैं, हम तो रोज़ ही दौड़ते रहते हैं। हम तो जिस दिन से तो भगवान तो वो भी मान रहे हैं, बीजेपी वाले पैर तो वो भी छू रहे हैं जाके मतदाताओं को। और हर नेता भगवान ही बोलता है, हर नेता पैर छूता ही है जाकर। सबसे पहले मैं ही बोला और मेरे अंतरात्मा की आवाज़ से बोला। मैं निस्वार्थ हूँ, क्योंकि और हमारे मतदाता भी हमारे साथ निस्वार्थ है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपके टिकट को लेके, मतलब एक दुर्ग अगर नाम है तो फिर अरुण वोरा, मतलब ये पहले से फाइनल ही रहता था। आज भी ऐसा है कि मतलब मोतीलाल जी के नहीं रहने पे या निधन होने के बाद पे, उनके नहीं रहने पे भी मतलब आपको पार्टी ने यहीं से वापस एक बार फिर से मौका दिया। मतलब ये है कि पहले पापा जी सपोर्ट भी करते रहेंगे, आज यहाँ से अभी आपको सपोर्ट मिला। लेकिन जो बाकी जो आपके कांग्रेस पार्टी की जो धड़ा है, कुछ धड़ा नाराज़ चल रहा है, कुछ बहुत सारी बातें ऐसी बोल जा रहा है जो सुनने में कर्कश लग रही हैं कि मतलब वोरा जी को हरा के मानेंगे, वोरा जी को इस बार जीतने नहीं देंगे। ये पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आपके पुराने लोग बोल रहे हैं। अरे ये जो बातें हो रही है ना, आप उस पर मत जाइए भाई। दुर्ग परिवार है, मैंने कहा। और बोरा जी के उन्होंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा कोई वातावरण बने, और कभी मेरे को टिकट पार्टी ने दी है तो मेरे को सेवा करने का मौका दिया। हम तो शीर्षस्थ नेताओं का और भूपेश बघेल जी का आभार मानते हैं। और जो असंतुष्ट, एक धड़ा मड़ा क्या धड़ा असंतुष्ट की बात करते हैं ना, जो असंतुष्ट है वो किसी वो टाइम बिंग होते हैं, वो ही हमारे लिए आशीर्वाद है। वो हमको इस बात की प्रेरणा देते हैं कि और जितना, जैसे मान लो मैं 100 की स्पीड में भाग रहा हूँ, तो उनके जो असंतुष्टता जब पता मुझे चलता है तो मैं 200 की स्पीड में भागने लगता हूँ। देखिए, आप पत्रकार घराने से रहे हैं। जी बिल्कुल रहे है ना। हमारे पिताजी तो पत्रकारिता से जीवन चालू किया। पत्रकारिता से जीवन शुरू हुआ। अब पत्रकार का काम क्या होता है? निष्पक्ष होना। यस। तो ये माइक आपको देता हूँ, पत्रकार होने के नाते निष्पक्षता से बताइएगा कि दुर्ग की जनता किधर जाएगी। लीजिए, देखिए, माइक पकड़िए। नहीं, मैं माइक पकड़ लेता हूँ धर्म के साथ धर्म के साथ। हाँ, मेरा कर्तव्य है दुर्ग की जनता, विकास, सद्भावना, भाईचारा, एकता, आत्मीयता देखती है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ है। तो ये हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे भगवान पर हमको भरोसा है। आप भरोसा करेंगे भगवान के ऊपर तो भगवान आपको फल देंगे। तो मेरे को शुरू से भरोसा रहा है। तो ये हम आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। वन साइडेड हो गया, लेकिन पत्रकार के नाते आपने दूसरे पक्ष की बात ही नहीं की। नहीं, तो मैं जो सच है वही तो बताऊंगा ना भाई। पत्रकार का क्या काम रहता है। मैं भी पत्रकार रहा हूँ, मेरे पिताजी पत्रकार रहे हैं, मेरे चाचा गोविंद लाल वोरा जी 30 साल तक नव भारत के संपादक रहे हैं। तो एक निष्पक्ष बात मैं कह रहा हूँ, पत्रकार को सही बात बताना चाहिए ताकि लोगों के बीच में जाए, क्योंकि पत्रकार जो बोलता है उसको लोग मानते हैं। हाँ। अच्छा, ये चर्चा में आता है कि वोरा जी जो हैं व्यवहारिक हैं जी, बहुत शालीन है, लेकिन वोरा जी के पास अगर काम कराने जाएं तो उनमें वो क्षमता नहीं है, वो उस तरह से वो काम नहीं करा पाते जितना एग्रेसिव होकर काम करवाना चाहिए कोई चीज़ को। उसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था।
वो उस समय उनको विकास करने का मौका मिला तो कुंभकर्ण नींद में सो रहे। अभी 5 साल कांग्रेस पार्टी के हाथ में आए। कांग्रेस पार्टी तो बहुत पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस ने जो काम किया उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 सालों में नहीं किया। अब अचानक से आप बताइए, अब आपको एकदम कहीं जाना है तो आप शाम से तैयारी करेंगे, एकदम सुबह 6 बजे मैं बोलूँगा कि आपको वहाँ जाना है तो आप बोलोगे मैंने तो अपनी तैयारी नहीं की है, मेरा सूटकेस तैयार नहीं है, तो मेरे कपड़े तैयार नहीं हैं, तो अभी मैं कैसे जाऊँगा, इतनी सुबह सुबह आप बोल रहे हैं जाने के लिए। जैसे लंबे समय से तो भारतीय जनता पार्टी अचानक जागती है चुनाव के समय। वो क्या करती है क्या नहीं करती है हम नहीं जानते, लेकिन हम क्या करते हैं ये हम जानते हैं। हम लोगों को हम जगते रहते हैं, हमको सेवा का मौका दिया तो हम सेवा करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध। अच्छा ये बताइए, ये जो एनीकेट बना शिवनाथ नदी में एनीकेट बना, वो हेमचंद यादव जी की देन थी। हाँ, वो सिंचाई मंत्री थे। उसके जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के सिस्टम से दुर्ग भिलाई और आगे के जो एरिया है वहाँ तक जल प्रदाय योजना बनी, जिसके लिए प्रेम प्रकाश पांडे जी का नाम लिया जाता है, उन्हें पानी वाले बाबा तक कहा जाता है। उसके बाद जो शहर का सौंदर्यीकरण हुआ, दुर्ग पहले एक गांव के स्वरूप में था, लेकिन जैसे सरोज पांडे महापौर बनी थी उस वक्त दादा दादी नाना नानी पार्क, चौक चौपाटी और उसके बाद बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, जो नया एक स्वरूप थोड़ा सा बदला दुर्ग का, तो ये सब तो भाजपा की देना है अगर इस तरह से गिने ना। उसका भी जवाब है मेरे पास। हर नेता अपने समय में अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मोतीलाल वोरा जी का समय था तो उन्होंने किया, श्रद्धेय हेमचंद यादव जी का जो समय था उन्होंने किया, आदरणीय सरोज पांडे जी के समय था वो उन्होंने किया। अब भूपेश बघेल जी आए हैं, हमारे प्रदेश के बहुत ही सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। 3 बार उनको लोकप्रियता का खिताब मिला है पूरे देश में। 3 बार, लेकिन मुख्यमंत्री रमन सिंह भी रहे हैं। तो मैं तो भूपेश बघेल जी की बात कर रहा हूँ ना। तो भूपेश बघेल जी जब आए तो उस समय पहले तो हम लोग विपक्ष में थे बघेल जी के साथ, फिर हम सत्ता में आए तो मैंने बघेल जी से कहा, बघेल जी वो उस समय जो काम हुए थे वो उस समय के हिसाब से उस प्राथमिकताओं में ठीक थे, अभी और काम करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा देखिए भैया, ये जो रोड है ना नेहरू नगर से मिनी माता तक, तो इसमें आपको सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण करना होगा, इसके लिए आपको राशि देनी होगी। कितनी राशि लगेगी? तो मैंने कहा एस्टीमेट तैयार है, पूरी डिजाइनिंग बनी हुई है, आपको उसमें 64 करोड़ देने होंगे। तो बोले हमने दिए, 12 करोड़ विद्युत व्यवस्था के लिए दिए। फिर हमने कहा कि नगर निगम के बहुत से ऐसे वार्ड हैं, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में नहीं हुए थे, तो उनको डामरीकरण करना है, तो वो बोले उसके लिए भी राशि देंगे। 100 करोड़ रुपए की राशि दी है। ठगड़ा बांध जो बना, देख आप अब जैसे कह रहे हैं ना उस समय प्रधानमंत्री जो आवास योजना प्रधानमंत्री जी देना चाहते तो उसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिन तक रोक रखा हुआ था। जो आयुष्मान योजना थी उसको बहुत दिन तक रोका हुआ था, तो उसके लिए भी तो जनता नाराज होगी। एक बात आपको बताऊं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी जो सांसद रहे हैं, उन्होंने पैसे देने में कोई कोताही नहीं की राज्य को। वो ये कहते थे कि भाई हम पैसा देंगे तो राज्य का विकास होगा। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, पत्रकार तो विद्वान होते ही हैं, वो सब जगह की जानकारी रखते हैं। आप तारीफ कर रहे हैं, कटु सवाल ना लूँ करके। नहीं कटु नहीं, आप कटु पूछिए ना, मैं तो आपको सब जवाब दूंगा, लेकिन आप खुद अपने दिल में हाथ रख के बोलिए कि भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में केंद्र सरकार से पैसा मिला क्या? फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। वो लोग बोलते हैं कि इतना पैसा देंगे। वो क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता नहीं, मैं तो जो बोलता हूँ मतदाताओं की आवाज़ बोलता हूँ। अभी आप सुनो ना, ठगड़ा बांध के मैंने बताया, फिर आप कोरोना काल आपने भी देखा है, मैंने भी देखा। कोरोना काल में मैंने अपने पिता को खोया है, और जो अपने वो मेरे पिताजी को भी कोरोना हुआ था, मुझको भी कोरोना हुआ था, क्योंकि मैं एडमिट रहा 5 दिन तक। मैं आपसे भावनात्मक बात नहीं, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूँ। वो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करता हूँ। तो मैं भी एडमिट रहा एम्स में। मेरे पिता उम्र के हिसाब से, हालांकि पिता की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है आज। तो उस कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। जिन्होंने खोया है वही उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं। आज मेरे सर के ऊपर से मेरे पिता का साया उड़ गया है। इस बात को मैं, आज ये पहला चुनाव है तिवारी जी कि मैं उनके बगैर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन
उनका आशीर्वाद है, उनका भरपूर आशीर्वाद है। उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल है कि बिना कुछ किए हमारे मुख्यमंत्री जी समझते हैं, केंद्रीय हाईकमान हमारा समझता है, मुझे फिर से सेवा करने का अवसर दिया। तो मैं ये कह रहा था, उस ज़माने में हमने कोरोना काल में 2 करोड़ रुपए की राशि दी। किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए, तो जो कोरोना की दवाई के लिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से मांग की। केंद्र ने हमको बिल्कुल दवाई, लेकिन दवाई नहीं दी। केंद्र ने दवाई तो बनवाई। हर विधायक, मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों को बुलाया। वो बोले कि देखो भाई, हमारे लिए मतदाता सर्वोपरि है, हमारे प्रदेशवासी सर्वोपरि है। हर विधायक के लिए उसके क्षेत्र के जो मतदाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उनके आशीर्वाद से हम सेवा करते हैं। तो 2 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने कहा कि आप अपने पहले किस्त की 2 करोड़ रुपए की राशि आप दे दीजिए। तो हमने सब ने मुख्यमंत्री जी की बात को माना और 2 करोड़ रुपए दिया, और उसका पुरस्कार भी हमको मिला कि लोग बचे, और मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ रुपए की राशि कर दी। अच्छा सुनिए ना, राशि की बात तो खैर वो सब योजनाओं की लिस्ट में मिल जाएगी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अब दुर्ग को बदलना चाहते हैं, अगर मान लीजिए नहीं बदलना, मान लीजिए, देखिए ये जो बदलना है ये परिपाटी है, समय के अनुसार लगातार बदलना चाहिए। तिवारी जी महाराज, आप ये देखिए, ये मकान 1 माला है, कल 2 माला बनेगा, 3 माला बनेगा। अब पूरी बात तो सुनते नहीं है। आप ये देखिए, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग काल कलवित हो रहे थे। हम लोग हॉस्पिटल में फ़ोन करते थे, भैया यहाँ पर तो सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से तत्काल उस समय गए, और हमारा मुख्यमंत्री जी, एक तो RT-PCR का यहाँ पर केंद्र खोला जाए दुर्ग में, क्योंकि हम जाते हैं भिलाई और कहाँ रायपुर, और 4 दिन में रिपोर्ट आती है। शराब और नशे में डूबा हुआ है पूरा राज्य। आपको तो मैं बाद में बात कहते हैं, इंसान की बात तो सुनिए, और सुनिए ना, जो कटु सवाल है उनको भी लेना है ना अरुण वोरा जी। पहले आप सुन तो लीजिए। तो उन्होंने 3 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे डाले, कहाँ, और दुर्ग हॉस्पिटल को बहुत अच्छा बनाया, और 25 करोड़, हम तो 25 लाख का भी नहीं सोच रहे थे भाजपा शासनकाल में, 25 करोड़ का क्रिटिकल केयर यूनिट दुर्ग में स्थापित किया। RT-PCR की जांच के उन्होंने किया। इसके लिए अब लेकिन दुर्ग अस्पताल जो है आज भी रेफर सेंटर है। आज भी कोई मेजर क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचता है तो उसको या तो सेक्टर 9 भेजा जाता है, या शंकराचार्य कॉलेज या अस्पताल चले जाइए बोलते हैं, या फिर आप एम्स चले जाइए बोलते हैं। रेफर सेंटर है, बदल नहीं पाया दुर्ग अभी। आज अस्पताल बाहर से रंग रोगन तो अच्छा है, अंदर भी थोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, रंग रोगन भी हुआ है, और अंदर वो सारी मशीनरी भी आई है जिसका इलाज होता है। ठीक है कि रेफर, जो केस यहाँ के लायक नहीं होता उसको डॉक्टर लोग रेफर करते हैं, या अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है बहुत। मैं खुद अपना जाके इलाज कराता हूँ। आज भी मैं कौन सा प्राइवेट सेंटर, आज भी सुनिए ना, अभी देखिए मेरी आंख में तकलीफ है, मैं दुर्ग जिला हॉस्पिटल में गया। आज भी शंकर नगर हो गया, विजयनगर हो गया, स्टेशन पारा हो गया, या आपका पटरी पार का इलाका हो गया, आज भी झुग्गी झोपड़ी मुक्त नहीं हो पाया। आज भी वहाँ पर जो नशाखोरी है, ब्राउन शुगर के लोग लाने वाले और ब्राउन शुगर को लोगों को परोसने वाले लोग हैं ही हैं। दुर्ग शहर हो, भिलाई शहर हो, छत्तीसगढ़ में आए दिन रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं लोग, रोज़ नशे के, अभी गणेश विसर्जन के समय हत्या हुई। तो इतनी सारी अपराध की श्रृंखला बढ़ी, इतना नशा बढ़ा, तो इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं रहा आप लोगों का। और जो गरीबी है, झुग्गी पार जो कहते थे कि पटरी पार को बदल देंगे, नहीं बदला अब तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को उजाड़ने का काम करती है। मैं राजनीतिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। और कांग्रेस बसाने का काम करती है। ये जो पट्टा लोगों को दिया जा रहा है और दिया जाएगा, अभी चुनाव आचार संहिता के चलते बहुत जगह पट्टा नहीं वितरित कर सके हैं। आचार संहिता के बाद सबको मिलेगा, और हमने कह दिया है कि जो जहाँ 50 साल से स्थापित है उनके झोपड़ी को सरकार के द्वारा कहीं कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस बसाती है तो पट्टा सबको मिलेगा। पट्टा देने का काम इन्होंने किया नहीं। और आवास योजना के लिए देखिए 60% राशि राज्य की होती है। मैं भी तो विधानसभा में रहा हूँ, विधानसभा में मैंने प्रश्न किए हैं, मेरे भी क्षेत्र में ऐसे आवास बने। हमने जो पैसा दिया तो उस पैसे का काम हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी कि 40% दे केंद्रांश, वो नहीं मिला, जिसके कारण बिल्डिंग तो खड़ी हो गई
जैसे आप अपना मकान बनाएंगे, बिल्डिंग तो खड़ी कर लेंगे लेकिन दरवाज़ा नहीं, खिड़की नहीं, तो उसके लिए भी अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा के अंतिम अभी सत्र जो हुआ था, उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार दे या न दे, हम अपने राज्य के लोगों को पैसा देंगे, और उन्होंने राशि स्वीकृत की है। अच्छा, आप अभी जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव, उनको कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करते हैं? आपकी नज़र में क्या है जो आपका अपोनेंट है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपोनेंट को किसी नज़रिए से देखता है, उसकी ताकत और शक्ति का एहसास करने के लिए। आपका नज़रिया क्या है उनके प्रति? देखिए, मैं आपके सहयोग से, आपकी सद्भावनाओं से, शुभकामनाओं से, केंद्रीय शीर्षस्थ नेताओं की और हमारे प्रादेशिक नेताओं इतने का आशीर्वाद मत दे दीजिएगा। आशीर्वाद से, मेरी बात तो आप सुनते नहीं हैं तिवारी जी महाराज, पंडित जी आप भी हैं। बोलिए पूरा बोल रहा ना, आपको मैंने पत्रकार भी बनाया। नहीं तो इतने चुनाव लड़ लिया मैंने, ये मेरे ऊपर वाले की कृपा है, और मैं पूरा निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से काम करता हूँ। प्रत्याशी कोई भी हो, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, और हमको जीत हासिल होती है, क्योंकि लोगों को कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। तब आप सुने नहीं, पूरे प्रदेश में एक जो चलता है, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार, भरोसा बरकरार। ये तो आप भी मानते हैं, आप भी बोलते हैं। पांडे जी कहते हैं, अभी इंटरव्यू किया हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश जी ने ठगा नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी बात कहेगी ना, वास्तविकता क्या है ये हम जानते हैं, और हमारे प्रदेशवासी जानते हैं, मतदाता जानते हैं। तिवारी जी, अच्छा, बहुत सीधे हैं। लास्ट 5 बड़े काम बता दीजिए। 5 बड़े काम आपके किए? नहीं किए तो वो तो लिस्ट है, वो लिस्ट है बैनर पोस्टर में बात कर रहे हैं। आप अपने विधानसभा की बात करिए। 5 बड़े काम आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल सुनेंगे। 5 बड़े काम, पुराने काम को मत, पुराने काम को मत गिनाइएगा। 5 पुराने जो मैं किया वो ठगड़ा बांध देख लिया, मेरे आने के बाद अस्पताल जो मैंने किया वो बताऊंगा। 5 बड़े काम बताइए ना, 5 बड़े काम जो सोच के रखे हैं दुर्ग के लिए। दुर्ग को बदलना है। अरे दुर्ग बदला है, और आप सुनिए, देखिए, पहला काम हमने किया शिवनाथ नदी का ओवरब्रिज, जो इतना बड़ा जो ब्रिज बना है ना, वो 108 साल पुराना हो गया। वहाँ दुर्घटनाएं होती है, नीचे पुल के अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, वो एकदम ध्वस्त होने लग रहा था। तो हमने उस समय, हमारी सरकार थी केंद्र में, कमलनाथ जी हमारे केंद्रीय ये क्या परिवहन और मंत्री थे, तो और मोतीलाल वोरा जी वहाँ पर थे। तो हमने उनसे कहा कि आप उसके लिए स्वीकृति दीजिए, तो उन्होंने उसके लिए 29 करोड़ की स्वीकृति दी। तो ये शिवनाथ का पुल बना है ना, पहला काम। दूसरा काम मैं आपको बताऊं, ये जो अंडर ब्रिज जो 2 बने हैं, है ना, ये भी कांग्रेस की देन। केंद्र ने कुछ नहीं किया, मतलब जी मैं क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब भी दूंगा। अरे प्रदेश का तो काम है, रहते तो हम ही लोग यहाँ हैं। अंडर ब्रिज की आवश्यकता थी, एक पटरी पार क्षेत्र में और एक कातुल बोर्ड क्षेत्र में, उसको हमने पूरा किया। आप देखिए, जो आपको कितना अच्छा लगता है, आप मेरे मन ही मन बोलते होंगे और सुनते भी होंगे, अरे यार हम लोग कहाँ आ गए, ये दुर्ग है क्या, नेहरू नगर से मिनी माता चौक, कितना अच्छा लगता है। आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं होता? ये चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, चौक चौक बना हुआ है। 17 करोड़ खर्चा किया है, ऐसा बोलते हैं ठगड़ा में, है ना। 17 करोड़ कितना करोड़? ये तो रोड का सुनो, और 16 करोड़ रुपए। अच्छा, उसका भी मैं कहानी बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मोतीलाल वोरा जी ने 50 लाख रुपए दिया, तो उसकी रेलिंग बनी और उस लाइट लगी। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भैया इसमें क्यों ना आप इसको पर्यटन केंद्र बना दें। वो विपक्ष के समय की बात बता रहा हूँ। तो मैं बोला सरकार आन दे भैया, तो हम करेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, सरकार आएगी कर ले भैया। तो सरकार आई, तो हमारे आयुक्त थे इंद्रदेव बर्मन जी, तो उन्होंने कहा कि भैया विधायक महोदय, आप 2 करोड़ का एक लेटर बना दीजिए, और हम इसमें आपको 16 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य शासन से दिलवा देंगे। मैंने बोला मेरे को क्या आपत्ति भाई, ये तो बहुत अच्छा काम है। और सौभाग्य से नगर निगम में हमारी सरकार आ गई, हमारे धीरज बाकलीवाल जी इस महापौर बन गए, हमारी पूरी परिषद कांग्रेस की आ गई। ऐसा भी चर्चा में है कि आप ही के आदेश पे पूरा नगर निगम चलता था। देखिए, मेरा क्षेत्र नगर निगम है, और नगर निगम में ही मैं काम करता हूँ। मतलब नगर निगम के क्षेत्र में 60 वार्ड, बताइए, ये पहला विधानसभा है जहाँ नगर निगम ही विधानसभा क्षेत्र है। मेरा विधानसभा वो क्षेत्र है। वो हमारे जो महापौर कर रहे हैं, वो भी दुर्ग के विकास में हमारे सहभागी बनते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हम पैसा लाते हैं। रविशंकर स्टेडियम ध्वस्त पड़ा हुआ है पूरा आप लोग के कार्यकाल से। देखिए, रविशंकर स्टेडियम, आप तो बहुत छोटे रहे होंगे 1972 में। कितने साल के थे? 1972 छोटा था मैं। बताए कितने साल के थे? मैं अब उतना आप कैलकुलेशन में भाई, मैं तो जानता हूँ उस चीज़ को। पैदा नहीं हुआ था 72 में। पैदा नहीं हुआ थे? अरे जी,
बहुत छोटे हैं आप, आज की कंडीशन लेकिन ठीक नहीं है। लेकिन आप विद्वान हैं, कम उम्र के हिसाब से भी आप विद्वान हो गए हैं। 1972 में मोतीलाल वोरा जी विधायक बने और स्टेडियम का निर्माण उन्होंने करवाया। रविशंकर, आज की स्थिति में बात करिए बता रहा ना, हूं तो इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों को भी जानना जरूरी है। अब मैं इतिहास बता रहा हूँ, इतिहासकार कौन है उसको भी तो हम जाने। बिल्कुल जाएंगे। तो वो ये तिवारी जी, तो वो स्टेडियम बना, ठीक है ना, वो इतना बड़ा स्टेडियम बना कि वोरा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में राष्ट्र के बड़े बड़े खिलाड़ी आए, कपिल देव आए, रवि शास्त्री आए, सचिन तेंदुलकर आए। ये दुर्ग में पहला वो हुआ था और बहुत अच्छा स्टेडियम है दुर्ग का, इतना बड़ा जैसे आपको कानपुर का जो स्टेडियम है ना वैसे टाइप का दिखता है, पूरा चारों तरफ हरियाली है, बीच में स्टेडियम बना, बहुत बड़ा स्टेडियम है। मानस भवन वोरा जी कार्यकाल में बना, वो पुरानी बात बता रहा हूँ लेकिन इसलिए बता रहा हूँ आज उसके संधारण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी से हमने कहा तो उन्होंने पहली किस्त में 9.5 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड से स्वीकृत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको हम अभी हाँ सही बता रहा हूँ आप। तो उसके बाद उन्होंने मेरी बात, मैं तो इतने लंबे समय से कहा हूँ तो अभी जो राशि होगी अभी क्या है, अब आप देखिएगा इस चुनाव के बाद इसका स्वरूप बदल जाएगा। जैसे दुर्ग का स्वरूप बदला है ना, हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, यहाँ से खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। तो दुर्ग स्टेडियम बहुत भव्य होगा, ये आप बिल्कुल आज मेरा विश्वास मानिए और हम उसको करके दिखाएंगे। आज भी खेल गांव में बच्चों को देखा जाता है, जो पुरई खेल गांव पड़ता है, वहाँ बच्चे तालाब में प्रैक्टिस करते हैं जो ओलंपिक जीत के आए हैं। उनके घरों को मैंने देखा है, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास गरीबी इतनी है कि पूछिए मत। मेडल तो ढेर सारे घर पे दिखते हैं, तो ऐसा एक सम्मान तो है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा चेहरा भी है, एक कड़वा चेहरा भी है खिलाड़ियों के साथ। नहीं, आपको पता नहीं है, आप पूरा ही जाके देखिए हमारे इसी रविशंकर स्टेडियम में मैंने बच्चों को खेलते देखा है जो 20-20 रुपए चंदा करके बैट और बॉल खरीदते हैं। नहीं, आपको कोई गलत जानकारी दे देता है। मैं नहीं, बच्चों से, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, बच्चों से मैं बता रहा। तो पुरई का जो है ना, हमारे वहाँ पर आदरणीय तामदास साहू जी नेतृत्व करते हैं और आप जाके देखिए गाँव का स्वरूप उन्होंने कितना बदला है, पूरा बदल गया है। वहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, वहाँ सब कुछ हो रहा है, वो तो उस ज़माने में भी था और आज भी वो कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जाता है, खुद तो कुछ करते नहीं है और जो करता है उसको करने नहीं देते। अरे एक अंतिम सवाल है, आप एनर्जी से लबरेज हैं आज। अंतिम सवाल ये है कि अब जो ये मुकाबला है उसको क्या कैलकुलेशन क्या है, कैसे जीतेंगे, कितना अंतर रहेगा, कैसे हराएंगे सामने वाले को? अंतिम सवाल। एक बात बता दूं आपको, हमारे जिस दिन से हम निर्वाचित होते हैं, मैं तो 93 में विधायक बना था, मध्य प्रदेश में था, उसके बाद मेरे को सफलता नहीं मिली, फिर सफलता मिली। तो जिस दिन से हम इस पद पे निर्वाचित होते हैं उसी दिन से एक वो क्या बोलते हैं उसको, मतदाताओं की घड़ी घूमने लगती है कि सीसी कैमरा जानते हैं ना, सीसी कैमरा घूमता रहता है कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, हमारी भावनाओं का सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने आपने पूछा तो मैं काम बताया, अभी तो बहुत से काम नहीं बताया हूँ। आप बोलेंगे बताइए ना, 5 काम मौका तो दिया। अरे तो बता, देखिए कोरोना काल में ये हुआ, बता रहा था। पुराने नहीं, आगे के बताइए, आगे के बताइए। कोरोना तो अभी गया है। अच्छा आप देखिए ठगड़ा बांध बना, कितना सुंदर, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, दिल से दुआ दे रहे हैं कि ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा पर्यटन केंद्र बन जाएगा। देखिए दर्शक आपको देख रहे हैं और मैं बार बार पूछ रहा हूँ 5 बड़े काम, 5 बड़े काम आगे के बताइए। आगे सुनेंगे तो बताऊंगा। देखिए 2 तो मैं बता दिया आपको, अंडर ब्रिज बताया आपको, ठगड़ा बांध बताया, फिर आपको क्रिटिकल केयर यूनिट बताया जो मैंने अपने कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृति करवाई है। और ये ट्रामा सेंटर दुर्ग में नहीं था, उसको बनाया है ना, बनाया। मतलब मैं कोई मेरे बस का रोग नहीं है, अगर मतदाता मेरे को आशीर्वाद नहीं देते तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। और उसी दरमियान मैंने ये, आप अहमदाबाद गए रिवर फ्रंट देखे हैं? हाँ, मैं तो अभी गया था मेरे कुछ इलाज के लिए, मेरे इलाज के लिए नहीं, मेरी बहन के घुटने का इलाज कराने गया। तो मैं देखा तो रिवर फ्रंट जैसा, वहाँ जैसा ही, उससे भी अच्छा हम शिवनाथ नदी में रिवर फ्रंट बना रहे हैं। उसके लिए 11 करोड़ की राशि हुई। पेयजल योजना हमने बहुत अच्छे ढंग से संचालित, सरकार आ जाएगी, सरकार आएगी तब तो बनाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, शिवनाथ, अब ये सब देखिए, सरकार नहीं आई तो
नहीं का तो कोई सोच ही नहीं सकते। आप ये लक्ष्मण झूला शिवनाथ नदी में आपने किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन हमारे मतदाताओं ने कल्पना की। हम तो मतदाताओं की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं और हमने 30 करोड़ रुपए, उसके लिए 11 करोड़, इसके लिए 30 करोड़। अभी आचार संहिता नहीं लागू होती ना तिवारी जी, तो वो काम अभी शुरू हो गया होता। आराम से बैठिए। हाँ, नहीं मैं तो लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत आराम, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ लास्ट सवाल का कि आप आप करते जाइए, कितने मैं जवाब- कितने से मेरे पास जीतेंगे। आपके हर प्रश्न का जवाब असल में 2 घंटे का वीडियो पब्लिक देख नहीं पाएगी, अरे उसको ना शॉर्ट कर दीजिए। मुझे मेन झेल बात पाएगी ना बताइएगा आपको। अरे मुख्य मुख्य बात बताएं ना। आप ये बताइए कितने से जीतेंगे, कैसे हराएंगे। देखिए, हमारे अच्छे बुरे कार्यों का मूल्यांकन कौन करता है? कौन करता है? मतदाता करते हैं। आप खुद भी करते हैं, आपको खुद पता होगा कि मैं कितने से जीतूंगा। अच्छे बुरे कार्यों का मूल्यांकन मतदाता करते हैं और मतदाता ये तय कर लेते हैं कि कांग्रेस का ये प्रत्याशी है, हमको कितने मतों से जिताना है, क्योंकि ये हमारे सुख दुख में खड़ा होता है। देखिए, विकास कार्य तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन जो आपके सुख दुख में आपको कोई तकलीफ होगी, मैं आपका सहारा बनूंगा, तो आप मेरे को मानोगे कि नहीं मानोगे? कैलकुलेशन 1000, 2000, 5000, 50,000 कैलकुलेशन तो आप भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। देखिए, भगवान तो कोई नहीं है, मतदाता भगवान है। सुपड़ा साफ मतलब सामने वाले का। अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? किसी को कमज़ोर मत आंकिए, किसी को आप कमज़ोर मत आंकिए, लेकिन अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए कि मैं जनता के लिए काम करता हूँ, जनता मेरी भगवान है और भगवान मेरे को फल देगी और फल अच्छा ही देगी। तो ये अरुण वोरा जी को इस प्रकार से बात करते मेरे ख्याल से आप बहुत समय बाद सुन रहे होंगे और एनर्जी से लबरेज हैं, अभी भी इनकी हंसी रुक नहीं रही है। आत्मविश्वास और फुल कॉन्फिडेंस, मतलब इस कॉन्फिडेंस के साथ में उतरे मैदान में, कह रहे हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा सामने है, वो उनको निपटा देंगे। नहीं, ऐसा बात मैं नहीं करता कभी। देखिए महाराज, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मेहनत करता है और मेहनत का फल देने का काम मतदाताओं का होता है। और मतदाताओं का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, भूपेश बघेल के साथ है। मोतीलाल वोरा जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो काम किया, भाई देखो, आपके पिता ने जो काम किया उसका फल किसको मिलेगा? मेरे को तो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। मैंने भरपूर मौका दिया आपको सारी बातें रखने का। अभी भी बची है। अरे अभी बची है। पिता के कार्यों का फल उसके पुत्र को मिलता है, अगर पुत्र अपने पिता के बताए हुए रास्तों पर चलता है। आज आप बोले कि आपको टिकट परेशानी में पड़ गई थी, मेरी टिकट परेशानी में कहीं नहीं पड़ी थी। मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि मेरे बाबूजी ने जो काम किया है, और गांधी परिवार बाबूजी को कितना मानता है। बाबूजी उनके बहुत उनके वफादार थे और भूपेश बघेल जी के प्रति हम वफादार हैं। भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी एनर्जी तो कम नहीं हो रही है, हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी। तो मत करिए, एंड करने दीजिए। आप जो पूछेंगे मैं सब सच बताऊंगा तिवारी जी महाराज, पंडित जी। फुल फ्लो में अरुण वोरा जी और आत्मविश्वास से लवरेज है, और आगे जनता इनकी बातों को समझे और महसूस करे कि भारतीय जनता पार्टी और अरुण वोरा जी जो कांग्रेस से हैं, उनमें आपको किन की बातें, किन के दावे अच्छे लगते हैं, कैसे आपको चयन करना है, चुनाव करना है। अरुण वोरा जी ने मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझा दिया है, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो इस चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट एबी के। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, और इस वीडियो पर आपकी कोई बातें हो, कोई राय हो, ज़रूर रखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी।